स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। आज हम के वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि पॉलिटी के सेक्शंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है और क्वेश्चंस देखना है। तो ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होगा। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें एग्जाम्स के पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे। आगे है कि लिस्ट 1 दिया हुआ, लिस्ट 2 दिया हुआ है, इस लिस्ट 1 दिया है, इसका लिस्ट 2 दिया है। ओके, तो देखिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी दिए गए हैं। ओके, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है ये आपको समझना है। ओके, याद कर लीजिए इसको। बहुत ही एग्जाम्स में तो ऐसा मैच द फ्लोइंग आता है, आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आर्टिकल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा डायरेक्ट मैच द फ्लोइंग आपको दे देता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368 में। ओके, अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ओके, अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 में मेंशन है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ऑल इंडिया सर्विस की बात करें, यानी कि जिसमें IAS, IFS की जब बात करेंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज में आएंगे। ओके, तो आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड किया गया। ओके, मेंशन है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मनी बिल पास बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय राज्यसभा। मतलब मनी बिल जो लोकसभा के द्वारा पास किया है वो राज्यसभा के द्वारा भी पास करना जरूरी है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है राज्यसभा के द्वारा तो लोकसभा जिसको माना जाएगा कि मनी बिल पास कर दिया गया है। ओके, तो राज्यसभा को कितने के अंदर ये एक्शन लेना है? 14 डेज के अंदर ये चीज मान लिया जाएगा कि राज्यसभा इसको पास किया कि नहीं, लोकसभा जो है मनी बिल को पास कर देगा। ओके, नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशव नंद भारती केस। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहाँ से आया है? ये जो है एक बैठक हुई थी केशव नंद भारती केस। ये जो बेंच है ये सबसे बड़ी बेंच है, अभी तक 13 जजेस की बेंच थी ये। ओके, जो कि 1973 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है डेट, केशव नंद भारती केस 1973 में ये जो बेंच बैठी गई थी। इसमें जो निर्णय आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक, जो प्रीएम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप उसको हानि नहीं कर सकते, उसको हार्म नहीं कर सकते। ओके, आगे हम देखेंगे तो सरकारी कमीशन वो सेट अप फॉर रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन। तो सरकारी कमीशन किस लिए गठन किया गया था? फॉर रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ डैश, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया हो। ओके, और स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत एक प्रोविजन दिया गया है इलेक्शन कमीशन के लिए? तो वो आर्टिकल है 324। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर PRS, दैट इज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के उनके लिए प्रोविजन दी गई है, यानी पंचायती राज सिस्टम के लिए प्रोविजन दी गई है। कौन से पार्ट में? तो पार्ट 9, याद रखिएगा, पार्ट 9। ओके, नेक्स्ट है द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू डैश। तो पंचायती राज सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था, क्यों अडॉप्ट किया गया था? टू डिसेंट्रलाइज द पावर सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी। जो सेंटर है ना उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि पावर्स को थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए लोकल में। ओके, तो क्या होगा? पंचायती राज को बढ़ावा मिलेगा, इस तरीके से और ज़्यादा जो विलेजेस हैं, जो गाँव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो आगे देखेंगे आगे क्या है। 9th नंबर इज हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ओके, किसको आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कहा जाता है इंडिया में? तो BR मेहता, दैट इज बलवंत राय मेहता। ओके, बलवंत राय मेहता को आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कहा जाता है इन इंडिया। अगर हम बलवंत राय मेहता जी की बात करें तो ये इनकी बात करें तो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है इनका, तो ये सेकंड चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के। ओके, सेकंड चीफ मिनिस्टर ये गुजरात के रहे हैं बलवंत राय मेहता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन दिए हैं इस साइड और इधर आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो देख लेते हैं। पहला है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज कैग, इसको हम कैग भी बोलेंगे। तो किस आर्टिकल में ये चीज़ दिया गया है, इसका प्रावधान है, यानी कैग का ऑफिस है, यानी 148 में। ओके, आर्टिकल 148 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया है।
ओके, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो आर्टिकल 51 में दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, किस में दिया गया है? आर्टिकल 323 का ए में। ओके, याद रखिएगा ये। यूपीएससी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का आपको पता ही होना चाहिए, आर्टिकल 315 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 11 नंबर, दैट इज अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय। अगर मान लीजिए कि कोई बिल है, मान लीजिए कि एक न्यू स्टेट बनाना हो, ओके, एक बिल पास किया गया, तो अगर उसको पास करना हो तो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल चाहिए कि एब्सोल्यूट चाहिए कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए? कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? तो इसको अगर हम याद रखें तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। याद रखिएगा ये कि स्टेट अगर बनाना, एक न्यू स्टेट बनाना हो तो गठन करना हो तो सिंपल मेजॉरिटी से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, दैट इज इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। इंडिया की अगर हम बात करें तो किसके पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स, जो सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अमेंड करने की पावर है? तो किसके पास? पार्लियामेंट के पास है। ओके, नेक्स्ट इज 14 number, that is in which article of Indian Constitution provides that the speaker shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes। जैसे कि मान लीजिए कि वोटिंग होती है और किसी का सेम इक्वल वोट्स हो जाते हैं, तो उस समय क्या किया जाएगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि स्पीकर शैल हैव एन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट, स्पीकर जो है कास्टिंग वोट कर सकता है उस दौरान। ओके, तो किस आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 100 में ये चीज मेंशन है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे। आगे है 15 नंबर। 15 नंबर है इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? ओके, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 16 नंबर, दैट इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट। ओके, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट को, रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से, प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख सकता है और ये कह सकता है कि भाई मैं रिजाइन करना चाहता हूँ अपने ऑफिस से, तो ये हो सकता है प्रेसिडेंट को लेटर देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इंडियन का जो पार्लियामेंट है पहला है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज हु नॉमिनेट्स चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, कौन नॉमिनेट करता है चेयरमैन को? किसके? पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन को, कहाँ के? पब्लिक अकाउंट कमेटी के। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम ऑफ 0 आवर इन पार्लियामेंट। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है उसमें एक 0 आवर भी होता है। वो क्या होता है? तो उसका जो टाइम है वो किस बीच में होता है? 12 noon to 1 PM। ओके, 12 से 1 बजे तक होता है, यानी कि 1 घंटे तक ये जो 0 आवर होता है वो इस बीच चलता है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्ट इन। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो किसके अंदर निहित है? ओके, तो प्रेसिडेंट के अंदर निहित है। याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये पूछे गए क्वेश्चंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार रिपीट जरूर होंगे। ओके, याद रखिएगा, एक बार वीडियो आपको जरूर देखें एग्जाम्स के पहले। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव। ये मैंने आपको बताया भी था, जो पॉलिटिकल लेक्चर हमने लेक्चर में काम शुरू की थी उसमें मैंने ये चीज़ बताया था। ओके, तो ये उनका पॉलिटिकल सिनेरियो है। ये BN राव जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ओके, आगे बढ़ेंगे। हु आर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो वो देखेंगे हम BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, नेक्स्ट है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदीउल्ला, N माधवराव, TT कृष्णमचारी। इतने सारे जो लोग हैं वो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको हमको इम्पीच करना है, ओके, उनको इम्पीच करना है, उनको हटाना है, अगर चाहते हैं कि उनको इम्पीच करें तो कितने दिन पहले हमें प्रायर नोटिस देना पड़ेगा? तो 14 डेज पहले हमें प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज डिस्कस्ड अंडर। जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, वो किसके अंदर हम डिस्कस किया जाता है? आर्टिकल 268 से 293, जो कि पार्ट 12 में आएगा। याद रखिएगा, आर्टिकल 268 से 293, ये मैथ्स ऑफ फ्लोइंग में भी क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हम देखेंगे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया वाइज। अब अगर आपको पता होगा आर्टिकल 370 लगा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख भी, तो उस हिसाब से अगर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कहा जाए एरिया वाइज तो कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या होगा? लद्दाख। याद रखिएगा। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।